प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि परीक्षा की तिथि नज़दीक है, यानी जिनका 17 को एग्ज़ाम है उनके लिए 1 दिन बचा हुआ है, जिनका 18 को एग्ज़ाम है उनके लिए 2 दिन बचा हुआ है। तो उसी हिसाब से अपनी-अपनी तैयारी को दिशा देते रहिए और आपकी तैयारी को दिशा देने के लिए और आपकी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए एक करंट की और वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करेंगे, ठीक है? शुरुआत करते हैं आज के करंट की। आज का पहला करंट है भारत मंडपम, काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है? इसलिए इस करंट पे पूरा ध्यान बना करके रखिएगा। भारत मंडपम अंग्रेजी में कहें या जब इसका निर्माण किया गया तो जो इसको नाम दिया गया, शार्ट में उसे IECC कह सकते हैं, और अगर अंग्रेजी में कहना हो तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, इस रूप में इसका निर्माण किया गया। लेकिन आगे चल के इसको नाम दे दिया गया भारत मंडपम। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जब क्वेश्चन बनाएगा ना बनाने वाला, तो ऐसे बना सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, ठीक, कहाँ स्थित है या कहाँ निर्मित किया गया, ठीक, तो समझ में आ गया ना, भारत मंडपम का ही नाम, ठीक है। स्थित कहाँ पे है, तो स्थित के संदर्भ में अगर बात कर ले तो प्रगति मैदान, नई दिल्ली। इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करने की बात कर ले तो प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब? 26 जुलाई 2023 को, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा डेट के साथ। भारत मंडपम जो इसको नाम दिया गया, आखिर उसका कोई आधार है? कहाँ से इसको लेके आया गया या इसकी जो संरचना बनाई गई है क्या किसी अन्य संरचना से प्रेरित है? तो हाँ, एक संरचना है जिससे ये प्रेरित है। उसकी बात करें तो भारत मंडपम नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से प्रेरित है। तो अनुभव मंडप कहाँ पे स्थित है? तो इसकी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आंसर देना है आपको कर्नाटक। तो अनुभव मंडप कर्नाटक में स्थित है और जो आप नाम देख रहे हैं भगवान बसवेश्वर, वो वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे या सामाजिक सुधारक, ऐसा हम उनको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये भारत मंडपम कितने क्षेत्र में विकसित है? तो अगर भारत मंडपम की बात करें तो 123 एकड़ क्षेत्र में ये विस्तृत है। ज़्यादा चर्चा में कब आया? अधिक चर्चा में तब आया जब यहाँ पे G20 2023, आपको याद ही होगा कि G20 की बैठक 2023 में भारत में ही हुई, यानी भारत उसका मेजबान था और 9 से 10 सितंबर के बीच G20 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यहीं प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, भारत मंडपम में, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। भारत मंडपम से जुड़ा हुआ ही अपना अगला करंट है विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति। सीधा सा क्वेश्चन होगा कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? अब नटराज मूर्तियों के संदर्भ की बात करें तो चोल साम्राज्य में भगवान शिव की नृत्य रथ मूर्तियां बनाई गई जिन्हें नाम दिया गया नटराज, ठीक है। तो कहाँ स्थापित है? भारत मंडपम, नई दिल्ली, ठीक, प्रगति मैदान अपने आप। अब इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो मूर्ति की ऊंचाई है 28 फीट और ये मूर्ति नृत्य रथ भगवान शिव की मूर्ति है। मूर्ति का निर्माण किस धातु से किया गया है? तो मूर्ति के निर्माण में 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मूर्ति अष्ट धातु की है। तो अष्ट धातु में देखें तो स्वर्ण, रजत, ठीक है, सीसा, तांबा, टिन, पारा, जस्ता, लोहा, तो अष्ट धातु से निर्मित है। अब इस मूर्ति का निर्माण किसने किया? ठीक है, निर्माण की बात करें तो तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में स्थित है स्वामी मलाई जी, ठीक है। तो स्वामी मलाई के मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन अस्थपित। तो राधा कृष्णन अस्थपित और उनके दल ने मिल करके इस मूर्ति का निर्माण 7 माह के रिकॉर्ड समय में किया। ध्यान ये रखिएगा कि ये मूर्ति स्वामी मलाई में ही बनाई गई, बनाने के बाद यहाँ ला करके स्थापित की गई। और लॉस्ट वैक्स तकनीक आप कह सकते हैं, वो तकनीक जिससे हड़प्पा सभ्यता की कांसे की मूर्तियां बनाई गई हैं या हड़प्पा सभ्यता की धातु की मूर्ति बनाई गई है, लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि, ठीक है, द्रवित मोम विधि कह सकते हैं इसको। तीसरा करंट अपना है भारत का पहला सौर शहर। सौर शहर का मतलब कि इस शहर में जो बिजली की सप्लाई हो रही है वो सोलर एनर्जी से, यानी आपने सुनी रखा होगा सौर ऊर्जा का नाम, ठीक है। तो सौर ऊर्जा से ही इस शहर की पूरी बिजली की सप्लाई हो रही है। तो सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? तो उसकी चर्चा करें तो वो है सांची, ठीक है। और सांची है कहाँ? शहर की बात हो रही है, जिला नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। सांची और जिला है रायसेन जिला। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। तो 6 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसे भारत का पहला सौर शहर घोषित
किया गया। ठीक है, अब ये सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो सांची की बात करें तो यहाँ हमको सबसे पहले मिलते हैं बौद्ध स्तूप। बौद्ध विहार, मंदिरों की भी प्राप्ति होती है, साथ ही साथ स्थापत्य कला की अन्य चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन विशेषतः सांची को हम जानते हैं इसके बौद्ध स्तूपों की वजह से। वहाँ पे एक जो सबसे बड़ा स्तूप है उसे नाम दिया गया है महास्तूप। ठीक है, और इस महास्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनाने की संभावना रहेगी। आगे आपको ध्यान रखना है कि 1989 में जो सांची का ये सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं इनको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये तिथि याद रखनी है, 1989। सांची के बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची या विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो अपना आंसर होगा 1989। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो बना सकते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया या सांची के महास्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक मौर्य वंश। ठीक है, अब जो ये सांची शहर को ये सौर ऊर्जा मिल रही है, इसके लिए कहीं न कहीं बड़ा प्लांट लगाया गया होगा ना, तभी तो सप्लाई जा रही है। तो यहाँ भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, सांची के निकट नागौरी में इसके लिए 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की गई है। तो 3 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की गई, जिससे इस पूरे शहर में बिजली की सप्लाई हो रही है। अब सौर ऊर्जा है तो अब इसको कार्बन न्यूट्रल या कार्बन शून्य शहर भी बनाने के प्रति सरकार अग्रसर है। ठीक है, अब सांची अगर चर्चा में है तो 4 नंबर करंट को उससे जोड़ के देखिएगा कि भारत का पहला 24x7 मतलब 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन। ठीक है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। तो इस गांव की चर्चा करें तो ये गांव है मोढेरा। मोढेरा कहाँ स्थित है? तो मेहसाणा जिला और राज्य है गुजरात। ठीक, एक करंट मैं अपने पास से जोड़ रहा हूँ कि अगर कभी पूछे कि मोढेरा किस नदी के किनारे, तो पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, मोढेरा गांव पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। दूसरे ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसिद्ध है ना, ये अपने सूर्य मंदिर के लिए। ठीक, अब सूर्य मंदिर की बात है तो 3 सूर्य मंदिर ऐसे हैं जो भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। एक कोणार्क यानी उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर और तीसरा कश्मीर का सूर्य मंदिर ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा बनवाया गया। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, 3 सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत में हैं। ठीक, तो इसको कब घोषित किया गया भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव? तो वो तिथि थी 9 अक्टूबर 2022। 22 का करंट है, लेकिन इसकी वजह से, सांची की वजह से चर्चा में आ रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। और मोढेरा के सूर्य मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम ने 1026-27 ईस्वी में कराया था। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है करंट का, लेकिन हिस्ट्री के साथ जोड़ के पूछा जा सकता है। जाहिर सी बात है, करंट में जो चीज़ें चर्चा में होती है अगर किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी हैं तो हम उसको सब्जेक्ट का भी कह सकते हैं, करंट का भी कह सकते हैं। इस पॉइंट पे भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी ध्यान रखिए मोढेरा का जो शहरीकरण किया गया है, यानी यहाँ जो सूर्य ऊर्जा से जो बिजली की सप्लाई की जा रही है वो सूर्यग्राम परियोजना के तहत की गई है। ठीक है, इसी परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का पहला शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक ग्राम भी बना है। तो इन 2 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा, मेहसाणा जिला, गुजरात। और इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक ग्राम, तब भी आंसर हमारा क्या होगा? मोढेरा ही होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगले करंट पे आते हैं। अपना अगला करंट है आयुष्मान भवः अभियान। ठीक है, तो आयुष्मान भवः अभियान, इसका शुभारंभ, तो शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ हुआ 13 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। कहाँ से किया गया? तो गांधीनगर गुजरात से। और यहाँ ध्यान रखिएगा, गांधीनगर गुजरात से इस कार्यक्रम की शुरुआत या इस अभियान की शुरुआत की गई है, और वो भी किस माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से। वर्चुअल माध्यम का मतलब मैंने पहले भी समझा रखा है, यानी ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, आभासी माध्यम से। यहाँ ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। 2018 में भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी, वो अगला करंट भी है अपना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो इसी योजना की सफलता पे आधारित ये कार्यक्रम है आयुष्मान भवः। इसमें ये किया जा रहा है कि जिन लोगों का स्वास्थ्य कार्ड बनने से छूट गया है उनको त्वरित गति से जल्द ऐसा स्वास्थ्य कार्ड बना के दिया जाए। ठीक है,
अब ये ध्यान रखिए, शुभारंभ तो 13 सितंबर 2023 को इसका हो गया, लेकिन ये लागू कब हुआ? 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक के समय को हम जो मनाते हैं वो सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं, और इसी सेवा पखवाड़े के दौरान ही इसे लागू किया गया, ठीक है। इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए। अभी थोड़ा समय कम है, फिर बाद में कहीं पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा, ठीक है। अपना अगला करंट आयुष्मान भव अभियान से ही जुड़ा हुआ है, आरोग्य मंथन 2023। तो आरोग्य मंथन 2023 इसकी शुरुआत करने से पहले ठीक है, यह आरोग्य मंथन 2023 एक तरीके का उत्सव मनाया सरकार ने। और क्यों मनाया? तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखिए, 23 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अगर शॉर्ट में कहें तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन को जैसा कि यूपी एसएससी पूछता है क्वेश्चन, तो वो हिंदी नहीं लिखता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो क्या लिखेंगे? ABPMJAY, ठीक है। तो उसी का एक एक अक्षर उठा करके इसको बनाया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूर्ण हुए, ठीक है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब प्रारंभ की गई? तो उसके प्रारंभ की तिथि है 23 सितंबर 2018, ठीक। दूसरी योजना पर ध्यान दीजिए, 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष, यानी कह सकते हैं कि दूसरी वर्षगांठ, 2 वर्ष पूर्ण हुए, और ये 27 सितंबर 2021 से इसे लागू किया गया, ठीक है। 21 से लागू किया, 22-23 2 साल इसके पूरे हुए। आयुष्मान, अब दोनों परियोजनाओं के संदर्भ में जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इसके तहत एक स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। हाँ, वो किसको किसको लाभ मिलेगा? जैसे जो धन से गरीब हैं, आर्थिक गणना के आधार पर ही ये कार्ड जो है बनाया जा रहा है, यानी गरीबों के लिए, ठीक है। और उस संदर्भ में 2-3 कई क्राइटेरिया बनाए गए हैं। जैसे किसी घर में अगर कोई 19 साल से लेकर के 59 साल तक का कोई ऐसा पुरुष व्यक्ति नहीं है या मुखिया नहीं है, जिस घर की मुखिया महिलाएं हैं, तो ऐसे कई इसके क्राइटेरिया हैं, यानी कि उसकी योग्यता निर्धारित है, और उसी के तहत 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा यहाँ पे किया जाता है, और एक हेल्थ कार्ड के जरिए, यानी 5 लाख तक की चिकित्सा वो व्यक्ति करा सकता है, ठीक है। दूसरे यहाँ ध्यान रखिए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके 2 वर्ष पूरे हुए, 27 सितंबर 2021 से ये लागू है। इसके तहत क्या है? तो इसके तहत जो है वो ये है कि पूरा डाटा, एक व्यक्ति का पूरा डाटा, जैसे ब्लड ग्रुप हुआ, जैसे कौन सी बीमारी है, ऐसा सब कुछ जैसे अपने आधार कार्ड में फीड है ना, वैसे ही उसे एक डिजिटल रूप दे दिया जाएगा। तो ये योजना ये है। अब ये दोनों योजनाएं, एक 5 साल पूरे हुए, एक के 2 साल पूरे हुए, और इसी की सफलता का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये वो संस्था है जो इन दोनों योजनाओं को चलाती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है। उत्सव मनाने के लिए 25-26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। समझ में आ गया कि आरोग्य मंथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्थान है अपना विज्ञान भवन नई दिल्ली। कब किया गया? 25 से 26 सितंबर 2023 को। तो यहाँ जब भी किसी योजना के 5 साल पूरे होते हैं ना, तो अगले प्रश्न पत्र में वो देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ आप भी ध्यान रखिएगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भी 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। अब यहाँ इसी से जुड़े हुए 2 पॉइंट देखिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सर्वाधिक संख्या में उपचार किस राज्य के लोगों ने कराए? ठीक है, ये पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, किस राज्य के लोगों ने सर्वाधिक संख्या में उपचार करवाया। तो ये जो आंकड़ा जारी किया गया ना कि बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 3 कैटेगरी बनाई गई। तो बड़े राज्यों में अगर देखा जाए तो केरल के लोगों ने सबसे अधिक उपचार प्राप्त किया इस योजना के तहत। छोटे राज्यों में देखें तो मेघालय ने सबसे अधिक उपचार प्राप्त किया, या मेघालय के लोगों ने सबसे अधिक उपचार प्राप्त किया इस योजना के तहत। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी के लोगों ने सबसे अधिक उपचार प्राप्त किया इस आरोग्य योजना के तहत। समझ में आ गया। जब सीधा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सर्वाधिक
संख्या में उपचार के संदर्भ में अगर पूछे कौन सा राज्य प्रथम रहा तो केरल, छोटे राज्यों में मेघालय, केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, इसलिए मैंने वहां नीचे लिख दिया है, ये तीनों प्रथम रहे। वैसे ही सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में किन किन लोगों का सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बना, तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बड़े राज्यों में असम सबसे आगे रहा, छोटे राज्यों में नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहे सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में। समझ में आ गया? इस पूरे करंट को ऐसे ही जोड़ के देखिएगा। अपना अगला करंट है नमो भारत ट्रेन। ठीक, तो नमो भारत ट्रेन है क्या? तो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। ठीक है, अगर समझने की भाषा में अगर मैं समझाऊं ना आपको, तो आप इसको जो है मेट्रो का बड़ा भाई कह सकते हैं। ठीक है, मेट्रो का बड़ा भाई इसलिए कह रहा हूँ कि मेट्रो हर स्टेशन पे रुकती है, लेकिन सुविधाएं उसी तरह तेज चलती हैं, जल्दी पहुंचाती है आपको। वैसे ही हाँ, मेट्रो की अपेक्षा इसकी गति काफ़ी तेज होगी, या ये जो गलियारा बनाया जा रहा है जहाँ ये पटरियाँ बिछाई जा रही हैं, उस पटरियों के वजह से जो ट्रेनें इस पर चलेंगी उनकी गति तेज होगी, ट्रेनें भी अलग किस्म की होंगी मेट्रो की ही तरह। ठीक है, तो इसी को नाम दिया गया रैपिड रेल सेवा। और ये कहाँ? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी भारत की राष्ट्रीय राजधानी को, जो भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाए गए, जैसे कुछ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कुछ राजस्थान में है, कुछ हरियाणा में है, तो इनको राजधानी के साथ कनेक्ट कराया जाएगा या जोड़ा जाएगा। तो ऐसे 8 रूट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वो 8 रूट यहाँ ध्यान रखिए, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली के तहत ऐसे 8 रूट रास्ते बनाए जा रहे हैं इस ट्रेन के लिए। ठीक है, अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो अभी ध्यान रखिए, पूरा नहीं बना हुआ है, अभी पहले पे काम चल रहा है और पहले का एक खंड, वो भी पूरा नहीं, एक खंड का उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी ध्यान रखिए कि साहिबाबाद कहाँ पे है, ये भी ध्यान रखना होगा ना आपको। तो साहिबाबाद की बात करें तो ये है आपका गाजियाबाद में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये साहिबाबाद स्टेशन का नाम है, और जिला अगर पूछ ले तो गाजियाबाद। साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन उत्तर प्रदेश। ठीक, जो पहला गलियारा बनाया जा रहा है इसके तहत वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की प्राथमिकता खंड का ही उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहला गलियारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, लंबाई कितनी है इस गलियारे की? 82.15 किलोमीटर। समझ में आ गया? ऐसे ही 8 गलियारे बनने हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो इसका जो प्राथमिकता वाला खंड ऐसा नाम दिया गया है, तो उसके प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर को किया है। ठीक, तो जब ये खंड का उद्घाटन किए तो जाहिर सी बात है ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। तो इसी अवसर पर यहीं से भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, और इसको नाम दिया गया है नमो भारत ट्रेन, को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, किसने? प्रधानमंत्री ने यहीं से साहिबाबाद स्टेशन से ही, यानी साहिबाबाद स्टेशन गाजियाबाद से ही इन्होंने ये भी सेवा प्रारंभ की। ठीक है, अब अगला जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रेन चली किन किन स्टेशनों को जोड़ी, तो साहिबाबाद से दुहाई डिपो, ठीक है, इन दोनों को इसने जोड़ा, जो पहली नमो भारत ट्रेन चली। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये रूट बन के तैयार हो जाएगा तो इस रूट पे चलने वाली ट्रेनों की जो अधिकतम गति होगी 180 किलोमीटर, और जो औसत गति होगी, ठीक है, औसत गति होगी वो 100 किलोमीटर के आसपास। ठीक है दूसरे वो ध्यान रखिएगा, साहिबाबाद की जगह वो गाजियाबाद कभी भी पूछ सकता है कि किस जिले में की, तो गाजियाबाद अपना आंसर होगा। इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि देश की पहली, ठीक है, देश की या भारत की पहली रैपिड रेल सेवा जिसका नाम रखा गया है नमो भारत ट्रेन। ठीक, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। वो कै तारीख को? 20 अक्टूबर 2023 को। किस स्टेशन पे? तो साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। ठीक है, इसी दौरान दो चीजें इन्होंने की। पहला, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। और ये प्राथमिकता खंड, जो अगर ये प्राथमिकता खंड पूछे या ट्रेन कहाँ चली, तो दोनों का आंसर यही होगा, गाजियाबाद से दुहाई डिपो। ठीक है, अगला करंट है अपना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष ध्यान बनाकर रखिएगा, मेरी माटी मेरा देश अभियान।
ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त 2022 को हमने अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। ठीक है, यानी 75 साल हम अपनी आज़ादी को पूरे हो गए थे। तो उसी संदर्भ में भारत सरकार ने 2021 से ही कई कार्यक्रम चला रखे थे, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ इस करंट को पूरा एक साथ जोड़ के देखना है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान। अब इस अभियान की अगर हम बात करें, इसी अभियान के साथ सारी चीज़ें जोड़ लेनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी घोषणा कब की गई? तो घोषणा की गई 30 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक, अब घोषणा अलग बात है, इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया 9 अगस्त 2023 को। अब अभियान का समापन कब किया गया? तो अभियान का समापन 31 अक्टूबर 2023। अगर आपको याद होगा कि 31 अक्टूबर हम किस रूप में मनाते हैं, तो 31 अक्टूबर हम मनाते हैं एकता दिवस के रूप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 31 अक्टूबर 2023 को कहाँ पे किया समापन इसका? कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। जो राजपथ था उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। ठीक, अभियान का आयोजन, इस अभियान का आयोजक कौन था? या किस मंत्रालय ने इस अभियान का आयोजन किया? तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ये दो मंत्रालय हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर ही मेरी माटी मेरा देश अभियान इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस अभियान की टैगलाइन क्या रही? टैगलाइन का मतलब नारा कह सकते हैं। ठीक है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन इस अभियान की टैगलाइन रहा। इतना तो हो गया इस अभियान के बारे में। अब इस अभियान के तहत एक चीज ध्यान रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2023 को ही कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री द्वारा अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया गया। ठीक है, अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया गया। दूसरे ध्यान रखना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन 31 अक्टूबर 2023 को इसी कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री द्वारा भी किया गया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू कब से हुआ? तो 12 मार्च 2021 से। ध्यान ये रखिएगा कि 12 मार्च 2021 से जब आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ ना, तो देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले थे 15 अगस्त 2022 को। उस संदर्भ में ऐसा निर्णय लिया गया कि 75 हफ्ते कार्यक्रम किए जाएंगे पूरे देश में। ठीक है, तो उसी संदर्भ में इसको समझिएगा कि 12 मार्च 2021 को साबरमती अहमदाबाद गुजरात से प्रधानमंत्री द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इसका समापन हुआ 31 अक्टूबर 2023 को। यहाँ 2023 ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, 2023 को। और कहाँ समापन हो रहा है? कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखिए कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को ही क्यों हुआ और साबरमती अहमदाबाद से ही क्यों हुआ? तो इसके लिए चलना होगा हमको पीछे 1930 में। 1930 के संदर्भ में अगर हम इस घटना को जोड़ें तो 1930 में 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने एक मार्च शुरू किया था जिसको नाम दिया गया था दांडी मार्च। और उस दांडी मार्च के संदर्भ में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, नवसारी जिला गुजरात के लिए चले थे और नमक कानून को तोड़ने के लिए। 78 अनुयायी और लगभग 241 मील की लंबी यात्रा करते हुए 5 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून तोड़ते हैं। तो उसी संदर्भ में ये डेट तय की गई 12 मार्च 2021। ठीक है, अब जो ये मेरी माटी मेरा देश अभियान था, इसके तहत एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया था कि देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी और वहाँ एक अमृत उद्यान बनाया जाएगा और वो अमृत उद्यान देश के कोने कोने से लाई गई मिट्टी से ही निर्मित किया जाएगा। तो उसी संदर्भ में अमृत कलश यात्रा उसको नाम दिया गया था। उसका भी समापन हुआ 31 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2023 को अमृत कलश यात्रा का भी समापन हुआ। कहाँ पे? कर्तव्य पथ पर ही। तो ये पूरा करंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान बना करके रखिएगा। ठीक है, तो इतना आप दोहराइए। कल एक और करंट की वीडियो दूंगा, वो थोड़ी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए। लंबी इसलिए कि अब समय तो है नहीं ज़्यादा बताने का, तो जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से पूछा जा सकता है उतने करंट मैं आपको दे रहा हूँ। देखते हैं कि हमारी और आपकी किस्मत कहाँ तक साथ देती है। हाँ, इस समय आपको अपनी तैयारी करते समय दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। ठीक है, बहुत शांत मन से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। हर उस चीज़ को दोहराइए
जिसकी आपको आवश्यकता हो। जैसे जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर देना है, मैं सीधे सीधे बता दूं, हिंदी और हिस्ट्री में कुल मिला के आपको 70 नंबर लाना है। अगर दौड़ में बने रहना है तो रीजन स्पष्ट है। जब से वैकेंसी आई है तो कुछ लड़के पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू की, और जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू किया है उसने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस किया है, वो है हिंदी और रीजनिंग। तो हिंदी और रीजनिंग आपको दौड़ में बना के रखेगा, ठीक है, यानी 70 नंबर। और ठीक उसके बाद मैथ में आपको कम से कम 15 खींच लेना है। तो 70, 10, 80, 5, 85, और जीएस में आपको खींचना है 25। ये न्यूनतम मैं बता रहा हूँ, मेरिट इससे ऊपर भी बन सकती है, वो तो 17 और 18 के पेपर देखने के बाद पता चलेगा कि मेरिट कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो आप भी शांत मन से अपनी तैयारी को दिशा देते जाइए। हिंदी के वो पार्ट जो याद करने वाले, जैसे विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, इन सब पे अपना रिवीजन पूरा करते रहिए। जो कठिन शब्द हैं उनको लिख लिख के याद करिए। वैसे ही जीएस के संदर्भ में एक चीज़ मैं बता दूं, जिनके पास सामान्य ज्ञान की एक बहुत चर्चित किताब है, सब उसका नाम जानते ही हैं, तो उस किताब के पीछे विविध वाला पार्ट जो है उसको कम से कम एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ जाइएगा। राजधानी मुद्रा देख लेना है, और जो देश इस समय चर्चा में रहे उनकी राजधानी मुद्रा जरूर देख लेना है, ठीक है। वैसे ही आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण, जैसे अभी मैंने एक आपको बताया ही दांडी मार्च, ऐसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके प्रारंभ की तिथि, इनके समापन की तिथि, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखे गए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो इतना ध्यान रखें कि जब हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो उस दौरान मैंने आधुनिक भारत के कई क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, और अपनी इस ऑनलाइन क्लास में भी मैंने 20 ऐसे सीरीज करा रखी है 10-10 क्वेश्चन की आधुनिक भारत के। तो जिनको जिनको समय मिले वो अपना, जिनके पास लिखित नोट्स है वो उससे दोहरा लें, और जो ये 20 सीरीज बनी हुई है अगर आपके पास समय हो तो जल्दी जल्दी उसको देख डालिएगा ध्यान से, ठीक है। तैयारी करिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक बात और कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और कमेंट करना ना भूला करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, लिखने का समय तो है नहीं, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि अभी लिखिए, हाँ एग्जाम के बाद इसको लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। इस अभी क्या करना है, सुन लेना है और मोटी मोटी चीज़ों को अपने रफ पे उतार लेना है कि एग्जाम देने जाने से पहले थोड़ा सा उसे देख लिया जाए। कल की वीडियो में बहुत कुछ आपके लिए होगा, इंतजार करिएगा। हाँ, कल की वीडियो जितनी जल्दी बन जाएगी उतनी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि जिनका 17 को पेपर है वो ध्यान से उसको देख लें। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा करके आएंगे, और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। जय हिंद।